डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद मनोज राकावत में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो नेफ्रॉन क्या है? उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन का अन्य नाम यह है वृक्काणु और वृक्कनलिका। तो उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। अब नेफ्रॉन की संरचना के बारे में यदि पढ़ें तो नेफ्रॉन की संरचना के बारे में किस तरह से पढ़ेंगे? नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग जो कि प्याले नुमा होता है, बोमेन संपुट कहलाता है। यह नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग है। इस तरह का प्याले नुमा स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। ये क्या कहलाती है? बोमेन संपुट कहलाती है। और बोमेन संपुट का पिछला भाग इस तरह की कुंडलित नलिकाएं बनाता है। इस तरह की कुंडलित नलिका बनाता है, इसे कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये तो आपके बोमेन संपुट है। और ये आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका है, जिसे इंग्लिश में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स भी कहते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे की ओर जाकर एक यू स्ट्रक्चर बनाती है। इस यू स्ट्रक्चर को हैनले का लूप कहते हैं। इस यू स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हैनले का लूप कहते हैं। और यू हैनले के लूप का अंतिम सिरा भी थोड़ा कुंडलित हो जाता है, इस तरह का। इस तरह से ये भी दूरस्थ, इसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका, जैसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स भी कहते हैं। और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका एक ट्यूब के अंदर खुलती है, जिसे संग्राहक या कलेक्टिव ट्यूब कहते हैं। अब यहां पर एक धमनी आती है, जिसे अभिवाही वृक्क धमनी कहते हैं या एफरेंट आर्टियल्स कहते हैं। ये आगे की ओर अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित होकर एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं या केसी का गुच्छ कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस और ये बोमेन संपुट आपस में मिलकर शामिल रूप से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे यानी कि इस पूरे सिस्टम को मेलपिगी कोश कहते हैं। ये आपके और इनसे जो अभिवाही वृक्क धमनियां जब यहाँ से गुच्छा बनाती है, जो ग्लोमेरुलस है, और ग्लोमेरुलस से जो धमनी निकलती है उसे अपवाही या इफरेंट आर्टियोल्स कहते हैं, अपवाही धमनी कहते हैं। अब ये अपवाही धमनी आगे की ओर जाकर
कैपिलरीज केशिकाओं का एक नेटवर्क बनाती है। अब चलते हैं, ये तो हो गई नेफ्रॉन की संरचना। अब चलते हैं नेफ्रॉन की मूत्र निर्माण क्रियाविधि। नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण क्रियाविधि सबसे पहले है परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये कौन है, अब ये भी बताया था आपको, ये है अभिवाही धमनी का, अभिवाही धमनी, एफरेंट आर्टरियोल्स। ये क्या करती है, अनेक कैपिलरीज के अंदर एक डिवाइड होकर एक नेटवर्क बनाती है जो कि ग्लोमेरुलस है, और वापस इससे जो निकल रही है वो कौन है, एफरेंट आर्टरियोल्स, अपवाही धमनी है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखो, इसका डायमीटर तो ज्यादा है और इसका डायमीटर कम है। जब रुधिर यहाँ से आता है और ग्लोमेरुलस से आने के बाद जब यहाँ से वापस निकलता है तो यहाँ पर दाब अधिक हो जाता है, और अधिक दाब होने के कारण यहाँ पर रक्त के छनने की क्रिया होती है, जिसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया के अंदर जो बड़े पार्टिकल्स हैं, मींस आरबीसी, प्रोटीन के कण, ये तो बोमेन संपुट में ही रह जाते हैं। इस कैप्सूल के अंदर बोमेन संपुट के अंदर ही आरबीसी और प्रोटीन रह जाती है, और इससे जो छनके जो निकलता है, छनके जो निकलता है, छनने के बाद यहाँ जो आ रहा है ये कौन है, ग्लूकोज, सोडियम लवण, पानी, इस तरह के उपयोगी पदार्थ होते हैं। तो इस फिल्ट्रेशन के अंदर ये लाभदायक पदार्थ होता है, तो इनका भी अवशोषण होना जरूरी होता है। तो ये हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेप, परानिस्यंदन, जिसके अंदर अधिक दाब के साथ रक्त के छनने की क्रिया होती है, जिसके कारण आरबीसी और प्रोटीन तो यहीं पे रह जाते हैं, और बाकी के जो फिल्ट्रेशन के अंदर ग्लूकोज, NaCl और पानी आ जाता है। अगला सेकंड पार्ट है चयनात्मक पुनः अवशोषण। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हम पढ़ेंगे, यहाँ मान लीजिए जो ये आप जो फिल्ट्रेशन आया है इसको फिल्ट्रेट कहते हैं। ये जो यहाँ पर फिल्ट्रेट आ रहा है, ये फिल्ट्रेट यहाँ पे आ रहा है, ये शरीर के लिए क्या है, लाभदायक है। तो शरीर के लिए जो लाभदायक पदार्थ है उनसे यहाँ पर जो ये कैपिलरीज हैं, इसके चारों ओर, हैनले के लूप के चारों ओर जो कैपिलरीज फैली हुई है, यह क्या करती है, इसमें से यहाँ से लाभदायक कणों को यहाँ पर कैपिलरीज के अंदर, केशिकाओं के जाल के अंदर आ जाती है। जैसे ये आ गया NaCl, यहाँ पर आ गया ग्लूकोज का पार्टिकल्स, इस तरह के पार्टिकल्स यहाँ पर वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार से दूरस्थ कुंडलित नलिका में भी सोडियम के लवण और ग्लूकोज के पार्टिकल्स वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। थर्ड आता है सिक्रेशन या श्रवण। इसमें क्या होता है, चयनात्मक पुनः अवशोषण में तो हैनले के लूप में से, हैनले के लूप में से सोडियम के लवण या उपयोगी पदार्थ गए थे। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि हो सकता है कि रुधिर में भी कुछ गंदगी बच गई हो, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो रुधिर में नहीं रहने चाहिए, वो क्या कर दिए जाते हैं, इस कैपिलरीज के द्वारा हैनले के लूप में डाल दिए जाते हैं, इस ट्यूब के अंदर डाल दिए जाते हैं, इसलिए इसे ट्यूब सिक्रेशन कहते हैं। चयनात्मक पुनः अवशोषण में ये केशिकाएं ट्यूब से लेती है और सिक्रेशन के अंदर
इन रुधिर केशिकाओं के जाल में से अपशिष्ट पदार्थ कहाँ आते हैं? हैनले के रूप में आते हैं, इस ट्यूब के अंदर आते हैं। इस तरह से ये सिक्रेशन होता है और यहाँ से अब बचा पदार्थ क्या कहलाता है? मूत्र कहलाता है। और ये मूत्र दूरस्थ कुंडित नलिका से होता हुआ संग्राहक वाहिनी में आता है। ये संग्राहक वाहिनियां मूत्र वाहिनी में खुलती है। मूत्र वाहिनी कहाँ खुल रही है? वृक्क के पेल्विस रीजन में खुल रही है। मूत्र वाहिनी मूत्राशय में खुलती है और इसे शीशन मार्ग के द्वारा बाहर की ओर उत्सर्जित कर दिया जाता है। आगे है मूत्र की मात्रा का नियमन। मूत्र का जो रेगुलेशन है वो चयनात्मक अवशोषण पे डिपेंड करता है। यदि शरीर के अंदर जल की मात्रा अधिक है, जल की मात्रा अधिक है, तो कौन सा मूत्र निकलेगा? तनु मूत्र निकलेगा, जिसके अंदर पानी की मात्रा अधिक है। अब जब पानी की मात्रा अधिक होगी, पानी की मात्रा अधिक होगी तो हमें पुनः अवशोषण की कोई जरूरत नहीं होगी, इतनी जरूरत नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे पुनः अवशोषण क्या होगा? कम होगा। और यदि शरीर के अंदर जल की मात्रा कम है तो कैसा मूत्र निकलेगा? सांद्र मूत्र निकलेगा, गाढ़ा मूत्र निकलेगा। और जब गाढ़ा मूत्र निकलेगा तो हमें क्या होगी? पुनः अवशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। सांद्र में क्या हो जाएगी? पुनः अवशोषण अधिक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि यदि रक्त में यूरिक एसिड या अन्य उत्सर्जी पदार्थ हो तो हमें तो अधिक जल की आवश्यकता होगी। अधिक जल की आवश्यकता होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनको निकालने के लिए पानी क्या चाहिए? अधिक होगा। अधिक पानी निकालने के लिए पानी की मात्रा क्या चाहिए? अधिक चाहिए। तब जब पानी की मात्रा अधिक होगी तो मूत्र भी क्या निकलेगा? अधिक निकलेगा। मूत्र भी क्या निकलेगा? अधिक निकलेगा। तो ये आपके क्या हो गया? मूत्र का नियमन। अब एक आता है मूत्र का पीला रंग। यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है और ये यूरोक्रोम वर्णक हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। तो ये आपके नेफ्रॉन का वर्णन, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र और मूत्र का नियमन पढ़ाता है। आशा करता हूं आज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।